वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आपको बता दूं कि आज मैं इस वीडियो के माध्यम से राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी है उसके पेपर चल रहे हैं। इस समय ऑब्जेक्टिव पेपर हो रहे हैं। 75 प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं, उनमें से केवल 50 प्रश्न आपके करने हैं। अगर आप 50 से ज़्यादा प्रश्न कर देते हो तो शुरुआत के केवल 1 से लेकर के 50 प्रश्न तक ही आपके आंसर को चेक करके और उसी आधार पर आपको नंबर दे दिया जाएगा। तो इसीलिए आपको करना क्या है, बड़े ही सजगता के साथ आपको 50 ही क्वेश्चंस जो आपको आ रहे हैं उनको छांट लीजिए, पहले से चुन लीजिए भाई मेरे को ये प्रश्न आ रहे हैं और उसके हिसाब से आप उसका उत्तर जो है निर्धारित कर लें। उसके बाद में फिर अपना OMR भरेंगे। यहाँ पर मैं अभी दिखाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर आप पढ़ सकते हो कि प्रश्न पुस्तिका तब तक ना खोली जाए जब तक आपसे कहा ना जाए। दूसरी बात, प्रश्न पुस्तिका में 75 यानी आप देखेंगे यहाँ पर 75 प्रश्न है। परीक्षार्थी को किन्हीं 50 प्रश्नों की को दी गई OMR उत्तर पत्रक पर ही हल करना है, यानी 50 प्रश्न ही हल करना है। 50 से अधिक प्रश्नों को हल करने की स्थिति में प्रथम 50 उत्तरों को ही मूल्यांकित किया जाएगा। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। तो अब आपको यहाँ पर टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। बहुत सारे जो छात्र छात्राएं हैं वो टेंशन ये ले लेते हैं कि सर जी मैंने तो 50 से अधिक हल कर दिया है तो क्या मेरा नंबर कट जाएगा। आपका नंबर नहीं कटेगा, ये बात ध्यान रखें। नंबर आपका नहीं कटेगा, लेकिन ये होगा कि आप मान लेते हैं कि आपने 51 नंबर वाला क्वेश्चन सही किया है और मान लेते हैं आपने 48 नंबर वाला प्रश्न गलत किया है, तो 51 वाला फिर आपका नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है, अगर आपने 50 से अधिक प्रश्नों को किया है तो क्या किया जाएगा, शुरू से लेकर के यानी 1 से लेकर के आपका 50 तक ही ऐड कर लिया जाएगा और इसमें आपने जो सही किया है उसी को नंबर मिलेगा आपका। बाकी आपने कितना सही किया है उस पर आपको नंबर नहीं दिया जाएगा। तो इसीलिए केवल 50 ही प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। ये बात थोड़ा सा आपको ध्यान देने योग्य है। ठीक है, चलिए मैं प्रश्न को हल करवाने का प्रयास करता हूँ। लगभग अधिकतर जो क्वेश्चंस है हमारे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर से आए थे। मॉडल पेपर मैंने ऑलरेडी बता रखा था। आपको बता दूँ ये जो है प्ले लिस्ट में आपको एक ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर मैंने दिया है, उससे लगभग बहुत सारे प्रश्न फंसे हुए हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, उसको मैं सॉल्व करवाने का प्रयास करता हूँ। BA थर्ड सेमेस्टर, यहाँ पर एक बार फिर से सुनिए, BA थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022-23 की परीक्षा हो रही है पॉलिटिकल साइंस की। पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, यह आपके पेपर का नाम है। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पर 75 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। मज़ेदार बात यह होगी कि आपको अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में आपको पेपर यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। देखिए अंग्रेजी मेरी थोड़ी सी वीक है, तो इसलिए आप लोग क्या करेंगे, अंग्रेजी वाले जितने भी छात्र छात्राएं हैं वो अंग्रेजी में बगल में देखते रहिएगा। ठीक है, यहाँ पर अंग्रेजी में दिया हुआ है और इधर वही हिंदी में लिखा हुआ है। तो मैं हिंदी में पढ़ने का प्रयास करता हूँ क्योंकि हिंदी मेरी अंग्रेजी से ज़्यादा अच्छी है। ठीक, तो आपको मैं बता दूं कि मैं हिंदी में एक प्रश्न का हल करवाने का प्रयास करूंगा। आप लोग अंग्रेजी में, जो अंग्रेजी वाले हैं अंग्रेजी देखेंगे, बाकी हिंदी वाले तो देख ही रहे हैं। देखिए, तो यहाँ पर आप देखिए नेगेटिव जो है एस्पेक्ट्स ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट इज, बताएं करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। देखिए हिंदी में मैंने सोचा कि अंग्रेजी में प्रयास कर लिया जाए आप लोगों के लिए, लेकिन फिर भी चले अंग्रेजी में क्या होगा, समय और मेरा अंग्रेजी हिंदी में दोनों पढ़ेंगे तो समय ज़्यादा आपका चला जाएगा। इसीलिए मैं हिंदी में तीव्र गति से आगे बढ़ने का प्रयास करता हूं और आप लोग इंग्लिश वाले जो हैं वो समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका है, गठबंधन राजनीति का नकारात्मक पक्ष कौन सा है। देखिए ऑप्शन भी आपका जो ए में अंग्रेजी में लिखा है वही ए में हिंदी में लिखा है, जो यहाँ पर बी में लिखा है वही यहाँ पर बी में लिखा है। ठीक है, सी में जो लिखा है सी यहीं पर लिखा है, तो कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर मान लेते हैं हिंदी में मैंने ऑप्शन नंबर आपका डी लगाया तो इसमें भी आपका डी ही लगेगा, यानी कि अंग्रेजी वाले में भी। ठीक, और वही सेम होगा। तो यानी इसमें करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, गठबंधन राजनीति का नकारात्मक पक्ष जो है, यानी जो निगेटिव आपका एक प्रकार से एस्पेक्ट्स है, ठीक है, वो खास करके गठबंधन राजनीति का वो कौन सा है, राष्ट्रीय एकता में हानि। यानी जब भी आपको बता दूं, जब गठबंधन सरकार की राजनीति होती है तो राष्ट्रीय एकता को हानि पहुंचती है। इसके अलावा सरकारें कमज़ोर पड़ जाती हैं, सरकार में अस्थायी तो नहीं बना रहता है, सरकारें नष्ट भी हो जाती हैं। ये बात आप सभी को पता होगा, आप लोगों ने उदाहरण भी देखा होगा, चाहे महाराष्ट्र के उदाहरण की बात कर ली जाए या फिर आपको अलग अलग जो है राज्यों में भी इस प्रकार से तख्ता पलट होते रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका आप क्या लगाओगे, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। जिन छात्र छात्रों ने इसका डी लगाया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपको बता दूं कि पेपर आपका सेम ही है। यहाँ पर देखें ये बुकलेट सीरीज जो होती है डी है,
तो डी बुकलेट सीरीज वालों का सेम, जैसे जो मैं क्वेश्चन नंबर 1 बताऊंगा वो डी वाले में सभी में 1 होगा। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जैसे बुकलेट सीरीज मान लेते हैं किसी की ए होगी, किसी की बी होगी, तो उसमें क्या होता है क्वेश्चन, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है आप में हो सकता है 15 नंबर पर दिया हो, किसी में हो सकता है उसी को 24 नंबर पर दिया हो, किसी में हो सकता है 27 नंबर पर दिया हो, किसी में हो सकता है 74 नंबर पर वो प्रश्न दिया गया हो। यानी कि क्वेश्चन नंबर अलग अलग होंगे लेकिन सारे क्वेश्चन सेम ही, मतलब 75 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, 75 हर पेपर में, और वही 75 घूम फिरा करके बस थोड़ा सा आगे पीछे करके उसको दे देते हैं। ठीक है, तो चिंता ना करिएगा, सभी का पेपर यही है। तो आप लोग इन प्रश्नों को जो है आप अपने जो है आप देख लीजिए कौन कौन सा प्रश्न आपने सही किया है, कौन सा गलत किया है, उसके आधार पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो पहले प्रश्न का उत्तर आपका हो गया ये सभी। दूसरा प्रश्न आपका आ चुका है, बताएं करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। इन द फॉलोइंग पार्टीज विच पार्टी इज नॉट अ नेशनल पार्टी, यानी कि निम्न में से कौन सा दल राष्ट्रीय नहीं है। देखिए बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय दल है, ठीक है, बहुजन समाज पार्टी आपको पता हो मायावती जी, ठीक है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, यही जो है आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये राजनीतिक दल नहीं है, क्षेत्रीय दल है झारखंड मुक्ति मोर्चा। जबकि कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये भी राष्ट्रीय दल है और साम्यवादी दल ये भी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, ये राष्ट्रीय दल नहीं है। कौन राष्ट्रीय दल नहीं है भाई, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपका क्या है। अगला प्रश्न है किसने राजनीतिक दल को अल्पतंत्र के लौह नियम के रूप में परिभाषित किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताने का प्रयास करेंगे। किसने राजनीतिक दल को अल्पतंत्र के लौह नियम के रूप में परिभाषित किया। वी.आई. लेनिन, या फिर डेविड एप्टर, रॉबर्ट मिशेल, या फिर जो है मॉरिस डू वर्जर, बताएं। अच्छा, ये जो है आपकी परीक्षा का तो एक प्रकार से आंसर की है ही, लेकिन क्या होगा जो अन्य विश्वविद्यालय हैं उनकी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जिनकी परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव होने वाली हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल यह वीडियो होने वाला है। तो आप सभी लोग अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, सभी विश्वविद्यालयों के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तीसरे का करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। तीसरे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट मिशेल। रॉबर्ट मिशेल इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आप देखने का प्रयास करेंगे। चौथा नंबर प्रश्न आपका है कि दबाव समूहों को अज्ञात साम्राज्य किसने कहा। तो दबाव समूहों को अज्ञात साम्राज्य किसने कहा था भाई, किसने कहा था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, S.E. फाइनर महोदय ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा आपका। अगला प्रश्न आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, ये भी बड़ा जबरदस्त प्रश्न है, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, ये बात ध्यान रखेंगे। आप एकदम से इन प्रश्नों को रट लीजिए जो मैं बता रहा हूँ। हालांकि मैं नहीं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं और ये प्रश्न मैंने आपके मॉडल पेपर में बताने का भी प्रयास किया था। ठीक है, प्रश्न देखेंगे। विच मेथड वाज नॉट यूज्ड बाई प्रेशर ग्रुप्स, यानी बताएं दबाव समूह निम्न में से कौन सा तरीका नहीं अपनाते हैं। संगोष्ठी, प्रचार, लॉबिंग। देखिए ये तीनों चीज़ें अपनाते हैं। चुनाव नहीं लड़ते हैं, दबाव समूह जो होते हैं ये चुनाव नहीं, यानी पार्टिसिपेट इन इलेक्शन, ये वाला जो है इनकी विशेषता नहीं है। बाकी संगोष्ठियाँ करते हैं, प्रचार करते हैं, लॉबिंग करते हैं, सब करते हैं। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, चुनाव नहीं लड़ते ये है। ठीक है, छठवां प्रश्न आपका आ चुका है। छठवां प्रश्न क्या है, संविधान की 7वीं अनुसूची में कितनी सूचियां हैं। हाउ मेनी लिस्ट आर दियर इज इन द 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बताएं। तो 7वीं अनुसूची में भाई 3 अनुसूचियां हैं। 7वीं अनुसूची में कितनी सूचियां हैं, 3 सूचियां हैं। कौन कौन सी हैं भाई, एक तो हो गई केंद्र सूची, ठीक है, एक हो गई भाई अपनी केंद्र सूची, एक है राज्य सूची, ठीक है, और एक कौन सी है, एक है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची राज्य और केंद्र दोनों सरकारें इस पर कानून बनाती है। केंद्र सरकार पर, केंद्र सूची पर केवल केंद्र सरकार, और राज्य सूची में जितने विषय शामिल हैं उन पर केवल राज्य सरकार ही कानून बनाती है। और समवर्ती सूची पर दोनों केंद्र और राज्य दोनों बनाती हैं। लेकिन मान लेते किसी एक ही विषय वस्तु पर अगर राज्य सरकार ने कानून बनाया है और उसी पर केंद्र सरकार भी कानून बनाती है, तो राज्य सरकार का कानून वहाँ पर मान्य नहीं होगा, वहाँ पर केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी होगा छठवें का। सातवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है कि निम्न में से किन दलों के गठन में संप्रदाय की प्रमुख भूमिका जो है नहीं रही है। फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे, यानी इन विच ऑफ दीज पार्टी ऑर्गेनाइजेशन रिलीजन इज नॉट एन इम्पोर्टेंट फैक्टर, बताएं। निम्नांकित में से किन दलों के गठन में संप्रदाय की प्रमुख भूमिका नहीं रही है। तो भाई देखिए हिंदू लीग, मुस्लिम लीग जो है ये सांप्रदायिक मतलब संप्रदाय की भूमिका रही हिंदू लीग, मुस्लिम लीग में, हिंदू महासभा में भी रही है। ठीक है, इसके अलावा
जो है शिरोमणि अकाली दल में भी रही है, सिखों से संबंधित है खास करके। इसके अलावा साम्यवादी दल में जो है ये नहीं रही, साम्यवादी दल में संप्रदाय की भूमिका नहीं रही है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, कम्युनिस्ट पार्टी। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। 8वां प्रश्न आप सभी लोग देखेंगे। प्रश्न आपका है, किस प्रधानमंत्री ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कार्यक्रम का प्रारंभ किया था? बताएं फटाफट से। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कैंपेन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच प्राइम मिनिस्टर? बताएं। तो इसको किया था किसने? नरेंद्र मोदी, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ऑप्शन नंबर इसका डी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा भी दिया है और जो है इसका कार्य मतलब कि कार्यक्रम प्रारंभ भी किया है मोदी जी ने। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा 8वें का। अगला प्रश्न आपका आ गया, देखें 9वां नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। 9वां नंबर प्रश्न क्या है आपका, देखने का प्रयास करेंगे सभी लोग, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बहुत ही मेहनत करने के बाद में आपके मॉडल पेपर को हल, देखिए शुक्ला स्टडी पॉइंट मात्र एक ऐसा चैनल है जो कि आपके पेपर को तुरंत सॉल्व करवाने का प्रयास करता है। आपका पेपर जो है कल हुआ था और कल जो है मुझे समझ चुकी, एक दिन समय लगता है अपने को कि भाई पेपर हुआ और पेपर शाम तक आता है तो फिर उसमें उसी टाइम रात में लाइव आने में फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि कल आपको बाकायदा सूचना दे करके फिर आपके समक्ष वीडियो प्रस्तुत हो, तब आप आसानी से समझ सकेंगे, देख सकेंगे। ठीक है, तो ये आप अपने आंसर की आने से पहले अपना रिजल्ट जान पा रहे हैं, एक अच्छी बात होती है। ठीक है, प्रश्न आपका आ चुका, कौन सा तत्व किसी राष्ट्र को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? बताएं। प्रश्न आपका बहुत अच्छा है। प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न है कि कौन सा तत्व किसी राष्ट्र को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? जातीयता, सांस्कृतिक विविधता, भाषा की एकरूपता या बहुल समाज? देखिए, तो जातीयता जो होती है यानी कि एथनिसिटी जो होती है, ये भाई ये तत्व ऐसा है जो राष्ट्र को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर इसका डी सॉरी ए करेक्ट आंसर होगा। 9वें का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 10वां प्रश्न आपसे पूछा गया था। 10वां प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है देखेंगे सभी लोग। 10वां प्रश्न आपका आ चुका है। 10वां प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची में भाषाई अल्पसंख्यकों को संरक्षण दिया गया है? बताएं। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 10वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 29 में जो है बता आर्टिकल 29 में यानी कि 29 में क्या बोला गया है? भाषाई अल्पसंख्यकों के बारे में बताया गया है। और इससे रिलेटेड एक प्रश्न आपका और अभी आगे आएगा, उसको भी थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे। तो ये बड़ा जबरदस्त प्रश्न है। तो 29 में एक प्रकार से भाषाई अल्पसंख्यकों को संरक्षण दिया गया कि वो अपनी भाषा, अपनी लिपि, इन सभी को सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, और अनुच्छेद 30 में कहा गया है कि वो अपने धार्मिक संस्थाओं का निर्माण कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आपका प्रश्न क्या है? 11वां प्रश्न आपका आया था एग्जाम में कि बोडोलैंड की मांग जो है भारत के किस राज्य में उठ रही है? तो बोडोलैंड जो है ये भारत का राज्य है असम, उस राज्य में खास करके पूर्वोत्तर का राज्य है असम। तो उसमें बोडोलैंड की मांग हो रही कि एक अलग राज्य की जो है एक प्रकार से मांग उठ रही है, असम को बांट करके बोडोलैंड अलग कर दिया जाए। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा। अगला प्रश्न आपका है, प्लीज बेटा मोमेंट। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, चुनाव सुधारों की दिशा में किस चुनाव आयुक्त के द्वारा महत्वपूर्ण सुधार किए गए? बताएं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चुनाव तो देखिए जो है टी.के. कृष्णमाचारी, इन्होंने भी बढ़िया योगदान दिया है। टी.एन. शेषन ने भी दिया है और दिनेश गोस्वामी जी ने भी दिया है। चुनाव सुधारों की दिशा में इन लोगों का खास करके बड़ा अच्छा योगदान रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, ऑल ऑफ द एबव करेक्ट आंसर होगा आपका। अगला प्रश्न आप देखिएगा। अगला प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न आ चुका है कि भारतीय सरकार ने 1948 यानी 1948 में किस देसी रियासत के विरुद्ध ऑपरेशन पोलो शुरू किया था? तो ऑपरेशन पोलो जो शुरू किया था, ऑपरेशन पोलो जो है 1948 में शुरू किया गया था। वो हैदराबाद के निज़ाम को एक प्रकार से उनके लिए, हैदराबाद के लिए खास करके, हैदराबाद को अपने अंडर करने के लिए। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा? ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ने का प्रयास करते थोड़ा सा। अगला प्रश्न आपका आ रहा है, देखें 14 नंबर प्रश्न देखेंगे सभी लोग। 14वां प्रश्न आपका है। प्रश्न क्या दिया हुआ है भाई? प्रश्न दिया हुआ है कि भारतीय संविधान सभा का निर्माण, प्रश्न बड़ा ही अच्छा है, संविधान सभा का निर्माण 1946 में किस आधार पर हुआ था? बताएं, किस आधार पर हुआ था? बेबल योजना, कैबिनेट मिशन योजना है, भारतीय स्वतंत्रता योजना है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो भाई भारतीय संविधान सभा का निर्माण जो हुआ था कैबिनेट मिशन योजना के 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट सॉरी बी करेक्ट आंसर होगा, कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, भारत आया था कैबिनेट मिशन, उसी के योजना के तहत संविधान सभा का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न आपका है,
15वां नंबर प्रश्न देखेंगे, प्लानिंग कमीशन वाज फॉर्म्ड इन, यानी योजना आयोग का गठन किया गया था। योजना आयोग जो बाद में चल करके नीति आयोग बन जाता है, तो योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को। ऑप्शन नंबर बी में दिया, करेक्ट आंसर होगा आपका। जिन्होंने बी लगाया उनको एक मतलब उनका करेक्ट आंसर था। अगला प्रश्न आप देखेंगे, 16वां नंबर आपसे प्रश्न क्या पूछा गया था? ये प्रश्न पूछा गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत के पुनः निर्माण और विकास के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू की गई, बताएं। तो पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी प्रथम? तो पंचवर्षीय योजना की अगर खास करके बात की जाए तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी, 5 वर्ष तक चली थी, 1956 तक। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखेंगे। बढ़िया प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से आपकी परीक्षा में भी आ सकता है। प्रश्न है कि भारत के संविधान निर्माण सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? बढ़िया प्रश्न है। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। डी ऑप्शन जिन्होंने भी लगाया है उनको नंबर मिल गया। अगला प्रश्न आप देखेंगे, अगला प्रश्न है पंचशील जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है, बताएं। पंचशील सिद्धांत जो है कृषि नीति है, उद्योग नीति है, फिर विदेश नीति या रक्षा नीति है? तो ये फॉरेन पॉलिसी है, पंचशील सिद्धांत विदेश नीति है। ऑप्शन नंबर इसका सी लगा दीजिएगा। जिन्होंने सी लगाया उनको नंबर मिल जाएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, आपसे पूछा गया, किसने कहा कि भारतीय स्वतंत्रता समय की गति और परिस्थितियों के दबाव का परिणाम थी? जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, या फिर बीपी मेनन ने, डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया ने, बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? देखें, इसमें थोड़ा सा श्योर मैं नहीं हूं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये प्रश्न थोड़ा सा संशय में है। इसका प्रश्न आपको ऑप्शन नंबर है तो सी हो सकता है या फिर डी भी हो सकता है। देखिए मेरे हिसाब से तो सी ज़्यादा बेटर लग रहा है, तो सी मैं लगाऊंगा, लेकिन फिर भी एक बार इसको चेक करेंगे आप सभी लोग, ठीक है। इसमें मैं श्योर नहीं हूं, तो इसको लेकर के आप लोग ये मत सोचिएगा कि सर जी आपने इसका करेक्ट आंसर क्यों नहीं बताया। ये बता रहा हूं, इस पर जो है मेरे जो विचार हैं वो सी को लेकर के जा रहे हैं, लेकिन इस पर मैं शोध कर रहा था, मुझे मिला नहीं, ठीक है। तो ये आपका ये प्रश्न जो है, मुझे उतना ज़्यादा एक प्रकार से समय भी अभाव था, टाइम नहीं था, और इसी के चलते खास करके एक ही प्रश्न यही थोड़ा सा इसमें मुझे संशय लग रहा है, इसलिए मैंने इसको बोल दिया, ठीक है। आगे देखते हैं, आप में से अगर किसी को पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगला प्रश्न आपका है कि इनमें से, लेकिन अगर सही होगा तभी बताइएगा, ठीक है, बाकी वैसे मत बताइएगा। अगला प्रश्न आपका है, इनमें से कौन सा भारतीय अर्धसंघवाद की विशेषता है? देखिए, आपातकालीन प्रावधान ये भी भारत में है, अखिल भारतीय सेवाएं, राज्यपाल केंद्र सरकार का एजेंट भी होता है, तो ये सब जो है ये भारतीय अर्थसंघवाद की विशेषताएं हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी, ऑल ऑफ द अबव। मैं जब पढ़ा रहा था तो बताया था ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। बहुत सारे प्रश्न जो है ऐसे जो हमारे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर से और लिखित मॉडल पेपर से पूरे के पूरे फंसे हुए हैं। लिखित मॉडल पेपर में मैंने हर एक टॉपिक के बारे में बताने का प्रयास किया है। अगला प्रश्न आपका है, भारत में अवशिष्ट शक्तियों का उपयोग किसके द्वारा होता है? देखिए, केवल केंद्र सरकार के द्वारा। अवशिष्ट शक्तियाँ जो होती है केंद्र के पास नहीं होती। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने लगाया उनका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, अगला प्रश्न है आपसे कह रहा कोलिशन जो शब्द है, कोलिशन शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो ये लैटिन भाषा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका सी लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 23 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा जो है गठबंधन सरकार का गुण है, बताएं। कोलिशन माने होता है गठबंधन, तो विच वन इज द मेरिट ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट, बताएं। निम्न में से कौन सा गठबंधन सरकार का गुण है? देखें, तो गठबंधन सरकार का गुण क्या होता है भाई? देखें, ये सारे के सारे गुण आप गठबंधन सरकार के कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। देखें, सभी सहयोगी की सहमति के आधार पर निर्णय लिया जाता है, बिल्कुल। क्षेत्रीय मांगों के प्रति अधिक संवेदनशील और उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि क्षेत्रीय लोग मिल करके गठबंधन का निर्माण करते हैं। इसके अलावा एक दल की तानाशाही की संभावना घट जाती है, और ऐसे में क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा दीजिएगा। जिन्होंने भी डी लगाया उनका करेक्ट आंसर है 23 का। 24वां प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, बताएं। तो ए ओ ह्यूम यानी अलेक्जेंडर जो है ऑक्टेवियन ह्यूम जो है इनका पूरा नाम था, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम नाम था इनका पूरा, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ये थे। और आपसे पूछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू सी बनर्जी, व्योमेश बनर्जी थे। तो ये बात ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसका क्या लगेगा? तो बी, जिन्होंने बी लगाया उनका करेक्ट आंसर है। फाउंडर कौन थे? यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो थे ए ओ ह्यूम थे। लेकिन पहले अध्यक्ष अगर पूछा जाएगा तो पहला अध्यक्ष आप क्या लगाओगे? पहला अध्यक्ष आप लगाओगे ए ओ ह्यूम, ठीक है। क्लियर? आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। अगला प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, स्क्रीन पर देखेंगे। 25वां नंबर प्रश्न है,
प्रश्न क्या है 25 नंबर। प्रश्न है किसने कहा कि राजनीतिक दल तानाशाही से हमारी रक्षा का सबसे अच्छा साधन है? तो इसको कहा था बर्क महोदय ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर। बर्क ने बहुत काम किया है राजनीतिक दलों पर। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है विच टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम इज इन इंडिया? भारत में किस प्रकार की दलीय प्रणाली है? तो बहुदलीय प्रणाली भारत में, मल्टी पार्टीज है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, अगला प्रश्न क्या दिया हुआ 27 नंबर प्रश्न है बलवंत राय मेहता समिति की स्थानीय स्वशासन के संबंध में क्या रिपोर्ट थी? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? बिल्कुल, तो भाई इसका जो है बलवंत राय मेहता समिति की स्वशासन मतलब जो स्थानीय स्वशासन था इसके संबंध में रिपोर्ट थी। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण किया जाए, बिल्कुल। त्रिस्तरीय ढांचा भी प्रस्तुत किया, स्थानीय संस्थाओं को शक्तियों का हस्तांतरण करने को बोला। ऑप्शन नंबर इसका डी ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर था इसका। 27 का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट था। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया था? अगला प्रश्न पूछा गया था कि 28 नंबर 1959 यानी 1959 में पंचायती राज संस्थाओं की शुरुआत किस राज्य से की गई थी? तो सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले से की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। जिन छात्र छात्रों ने बी लगाया उनका करेक्ट आंसर 28 का। नेक्स्ट प्रश्न आपका आ चुका है 29 नंबर प्रश्न है कि पंचायत समिति का क्षेत्र है, एरिया ऑफ पंचायत समिति इज। तो एरिया ऑफ पंचायत समिति इज क्या होता है भाई? ब्लॉक बोलते हैं उसको। ऑप्शन नंबर सी, यानी ब्लॉक बोलते हैं, पंचायत समिति का क्षेत्र ब्लॉक होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, तो जिन्होंने सी लगाया 29 का बिल्कुल करेक्ट है उनका। अगला प्रश्न आपका है नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु मतलब न्यूनतम कितनी आयु जरूरी है बताएं? नगर पालिका 30वां का करेक्ट आंसर क्या होगा? नगर पालिका बनने के लिए जो होता है सदस्य, खास नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष की आयु चाहिए। तो जिन्होंने 21 लगाया है उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर आपसे पूछता कि नगर पालिका का अध्यक्ष बनने के लिए कितना साल चाहिए तो फिर हो जाता आपका 30 साल। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, यानी तब लगता है आपका डी। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या गया आपसे? यहाँ पर पूछा गया है कि नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु जरूरी है? तो 21 साल जरूरी है होना। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। जिन छात्र छात्रों ने हमारे जो है बी लगाया है बी लगाया है उनका बिल्कुल करेक्ट है। हाँ, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है दबाव समूह को इस नाम से भी पुकारा जाता है। दबाव समूह किसको बोला जाता है? दबाव समूह को अज्ञात साम्राज्य वही बोला जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अज्ञात साम्राज्य बोला जाता है, बी ऑप्शन राइट होगा इसका। अगला प्रश्न है आपका 32 नंबर प्रश्न देखेंगे। 32 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। प्रश्न देखिएगा सभी लोग। प्रश्न है कि मतदान व्यवहार है, बताएं मतदान व्यवहार है। मतदान एक सामाजिक व्यवहार है, राजनीतिक व्यवहार है, आर्थिक व्यवहार है? तो मतदान एक राजनीतिक व्यवहार है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, पॉलिटिकल बिहेवियर है। अगला प्रश्न आप देखते हैं 33 नंबर प्रश्न है कि संविधान संशोधन के द्वारा मतदाता की आयु जो है 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई है। तो कौन सा संविधान संशोधन था वह भाई? तो वह संविधान संशोधन था 61वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। इसके तहत क्या किया गया? इसके तहत जो है 21 वर्ष से जो है वोट डालने की जो आयु थी वो घटा करके 18 वर्ष कर दी गई कि अब 18 साल के जो व्यक्ति होंगे वो वोट डाल सकेंगे 18 साल के ऊपर। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपका आ चुका है नोटा यानी कि नन ऑफ दी जिसको बोलते हैं, नन ऑफ द एबव बोलते हैं, इन बेइंग यूज्ड इन इलेक्शन इन इंडिया फ्रॉम द ईयर। भारतीय चुनाव में किस वर्ष से नोटा यानी इनमें से कोई नहीं का उपयोग किया जा रहा है? 2014 से किया जा रहा है। वैसे 2013 में ही बन चुका था लेकिन 14 से फाइनली प्रारंभ हो चुका था राज्यसभा के चुनाव में। तो ऑप्शन नंबर बी ज़्यादा बेटर लगेगा इसका। अगला प्रश्न आप देखिएगा। अगला प्रश्न आपका आ चुका है 35 नंबर प्रश्न देखेंगे। विच वंस विच वन वाज द इशू ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ सक्सेशन, बताएं इनमें से कौन सा अलगाव की राजनीति का मुख्य कारण है? बताएं मुद्दा। प्रश्न आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन सा अलगाव की राजनीति का मुद्दा था? पंजाब का मुद्दा ये भी अलगाव का मुद्दा है, जम्मू कश्मीर का मुद्दा ये भी अलगाव का मुद्दा था, पूर्वोत्तर का मुद्दा भी अलगाव का मुद्दा। ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा, ऊपर एक सभी करेक्ट आंसर है। जिन छात्र छात्रों ने डी लगाया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑल द अबव इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपका पूछा गया था 36 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था आपकी परीक्षा में कि केंद्र सरकार ने सांप्रदायिक दंगों से निपटने के लिए RAF का गठन किया, बताएं केंद्र सरकार ने सांप्रदायिक दंगों से निपटने के लिए RAF का गठन किया, बताएं कब किया था? RAF का गठन कब किया गया था भाई? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। 36 नंबर का करेक्ट आंसर क्या? RAF का फुल फॉर्म क्या होता है? R माने होता है भैया रेपिड, ठीक है। A माने होता है आपका एक्शन, ठीक है। और F माने होता है फोर्स। तो RAF यानी रैपिड एक्शन फोर्स की स्थापना जो की गई थी वो 1992 में
1992 में की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने ए लगाया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 37 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है। सेकुलर स्टेट मीन्स, सेकुलर स्टेट मीन्स आपसे प्रश्न पूछ रहा है। देखें तो धर्मनिरपेक्ष का राज्य क्या है, ना किसी धर्म का पक्ष लेता है और ना ही किसी धर्म के विरुद्ध जाता है। देखिए विरुद्ध, अगर धर्म जो होगा गलत करेगा तो धर्म के विरुद्ध भी जाता है राज्य, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता आपका। ना किसी धर्म में हस्तक्षेप करता है, ना किसी धर्म में वृद्धि करता है, ये बिल्कुल भी नहीं, ये नहीं कर आप लगा सकते हैं। ठीक है, ऊपर सभी नहीं लगा सकते, इसमें बिल्कुल नहीं लगा सकते। ऑप्शन नंबर सी ज़्यादा बेटर होगा। सभी धर्मों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने सी लगाया उनका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न है भारत में अन्य पिछड़े वर्गों का आरक्षण है, बताएं कितने परसेंट। 27%। ओबीसी को कितना परसेंट आरक्षण मिला है। 27% आरक्षण किसको मिलता है, ओबीसी वालों को। ठीक है, अदर बैकवर्ड कास्ट यानी अन्य पिछड़ा वर्ग। ठीक है, अगला प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे। 39 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षण प्रदान करता है। फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। 39 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। 29 नंबर जो प्रश्न है मैंने बोला था शुरुआत में। ठीक है, तो ये जो है भाषाई अल्पसंख्यकों का एक प्रकार से क्या है, जो व्यक्ति अल्पसंख्यक है वो अपनी भाषा को, जो मतलब कम भाषा वाला क्षेत्र है, अपनी भाषा की रक्षा कर सकते हैं, अपनी लिपि को, संस्कृति को बचा सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, भाषाई अल्पसंख्यक। अगला प्रश्न आपका है, भारत में कौन सा क्षेत्रवाद के उदय का कारण है इनमें से। देखिए भाषा और धर्म, क्षेत्रीय संस्कृति और जनजातीय पहचान, राजनीति, ये सब भारत में क्षेत्रवाद के उदय के कारण है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑल ऑफ द अबव, इन सभी प्रश्नों के उत्तर को मैंने बताया भी है। अगला प्रश्न आप देखते हैं, व्हिच वन ऑफ द रीजन कम्युनलिज्म इन इंडिया, यानी इनमें से कौन सा भारत में सांप्रदायिकता का कारण है। सांप्रदायिक का कारण देखिए, पूर्वकालिक विरासत, राजनीति का सांप्रदायिकरण, सामाजिक परिस्थितियां, ये सब जो हैं सांप्रदायिकता का कारण है। ये सब भी मैंने बताया। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखते हैं, सारे के सारे प्रश्न बड़े ही अच्छे आए हुए थे, पेपर आपका अच्छा बना था, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगला प्रश्न आपका, दल बदल कानून को रोकने के लिए कौन सा संविधान संशोधन 1985 में पास किया गया था। भाई देखें ये प्रश्न बड़ा ही अच्छा पूछा गया था और आपसे सरल कर दिया गया था, क्योंकि 1985 आपसे दे भी दिया गया। तो 1985 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, ये आप सभी को पता भी होगा। कौन सा संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में। तो ये दल बदल कानून को, दल बदल कानून किस में दिया गया था, 10वीं अनुसूची में इसको शामिल किया गया था। तो इस पे इसका गलत प्रयोग होने लगा, तो इसको 52वां संविधान संशोधन किया गया संविधान में, और 1985 ईस्वी में तो इसको एक प्रकार से खत्म रोकने के लिए संविधान में कानून बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी, जिन्होंने बी लगाया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी 42 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, 52वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न आपका 43 नंबर प्रश्न है, अनुच्छेद 356 के तहत भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य के विरुद्ध लगाया गया था। तो किस राज्य के विरुद्ध लगाया गया था भाई, बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न क्या है बाबू, प्रश्न है कि अनुच्छेद 356 के तहत भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में के विरुद्ध लगाया गया था। तो पंजाब में लगाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। जिन्होंने ए लगाया उनको उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न आपका बड़ा अच्छा प्रश्न आ चुका है, आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन होता है। हमेशा प्रश्न पूछा था, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड सभी में पूछा जाता है हमेशा। तो ये कहा था अब्राहम लिंकन ने, अमेरिका के प्रधानमंत्री थे, ये मतलब राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, उन्होंने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने ए लगाया उनका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि निम्न में से किनका भारत में मतदान व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका बड़ा अच्छा है। प्रश्न है कि निम्न में से किनका भारत में मतदान व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। जाति, धर्म, विकास, सभी का पड़ता है। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा दीजिएगा, उपयुक्त तो सभी। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखेंगे, 46 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो रजनी कोठारी जी हैं। ठीक है, कौन सी पुस्तक, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक हैं रजनी कोठारी। बड़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछी जाती है। अगला प्रश्न, समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे। आपको पता होगा मुलायम सिंह जी थे, मृत्यु हो गई अभी हाल ही में इनकी। ऑप्शन नंबर सी, मुलायम सिंह जी जो थे समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे। अगला प्रश्न आपका 48 नंबर प्रश्न देखेंगे, बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, बताएं। तो बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी का चुनाव चिन्ह जो है हाथी है। कमल का फूल ये भाजपा का चुनाव चिन्ह है। हाथ का पंजा कांग्रेस का है, और साइकिल जो है ये सपा का है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या लगाओगे,
ऑप्शन नंबर लगाओगे बी एलिफेंट जो है ये किसका है, एलिफेंट ये बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह है, मायावती वाला जो पार्टी, ऑप्शन नंबर इसका बी। अगला प्रश्न आप देखते हैं 49 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता पश्चात भारत में किस दल का एक दलीय प्रभुत्व स्थापित हुआ? फटाफट से बताने का प्रयास करें, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। 49 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि स्वतंत्रता पश्चात भारत में किस दल का एक दलीय प्रभुत्व स्थापित हुआ? तो स्वतंत्रता के बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है एक दलीय क्या हुआ भाई, एक दलीय प्रभुत्व स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न बड़ा ही अच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे भाई? तो भारतीय जो है द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी वास, बताएं। तो अमित शाह जी नहीं, नितिन गडकरी नहीं, राजनाथ सिंह नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी थे। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। जिन छात्र छात्रों ने ए लगाया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 51 नंबर प्रश्न देखिएगा, प्रश्न ये भी आपका बहुत अच्छा है। विच पार्टी गॉट द मेजोरिटी इन द 1977 लोकसभा इलेक्शन, बताएं। 1977 ईस्वी का जो लोकसभा चुनाव था उसमें किस पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ था? उसमें भाई जो प्रधानमंत्री बने थे 1977 ईस्वी में चुनाव होने के बाद में वो मोरारजी देसाई बने थे। उसमें जो है जनता पार्टी की सरकार बनी थी, जनता पार्टी। ऑप्शन नंबर बी में दिया करेक्ट आंसर होगा, बी ऑप्शन इज राइट आंसर, जनता पार्टी। अगला प्रश्न आप देखते हैं, 52 नंबर प्रश्न है आपका। 103वां संविधान संशोधन के द्वारा किसके आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण प्रदान किया गया? तो 103वां जो संविधान संशोधन है ये 10% आरक्षण दिया गया था सामान्य वर्ग को, यानी कि जनरल कैटेगरी वालों को 10 वर्ग का जो ईडब्ल्यूएस वाला जो बनता है ना सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस, ठीक है, ये जो है किसके लिए, सवर्णों के लिए, यानी कि जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनके लिए 10% का आरक्षण किया गया था आर्थिक हिसाब से, ठीक है। आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उनके लिए आरक्षण प्रदान किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, करेक्ट आंसर क्या होगा? 103वां संविधान संशोधन यही है, ठीक है। अगला प्रश्न आप देखते हैं, 55 नंबर प्रश्न आपका दिया हुआ है कि निम्न में से किस प्रतिनिधि संस्था में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है? तो देखें, पंचायत एवं जो है अर्बन बॉडी में, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। पंचायती एवं शहरी निकाय में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न आप देखते हैं, 54 नंबर प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को, प्रश्न बड़ा ही अच्छा है। प्रश्न कह रहा है कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के शपथ पत्र में सम्मिलित होता है शिक्षा, संपत्ति, आधिकारिक स्थिति, आपराधिक स्थिति, ये सारी चीजें ध्यान रखी जाती हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होना चाहिए। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है भाई? तो अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर इसका बी लगा दीजिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समान नागरिक संहिता किससे संबंधित है? आप इसको बताने का प्रयास करें। पर्यावरण संरक्षण आप बताएंगे किससे संबंधित है, और शिक्षा का अधिकार किससे संबंधित है आप बताने का प्रयास करेंगे। बहुत सरल है, इसको मैंने ऑलरेडी बता रखा है बीच बीच में, तो इन तीन चीज़ों को आप बताने का प्रयास करेंगे कमेंट में। अगला प्रश्न है, बहुत बातचीत कर रहे हो तो इसको बताने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न आपका क्या है बताएं। 74वां संविधान संशोधन 14 जो है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम संबंधित है। तो 74वां संविधान संशोधन जो अधिनियम है बाबू, ये किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है आपका शहरी निकाय से। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। किससे संबंधित है भाई? 74वां संविधान संशोधन ये शहरी निकाय से रिलेटेड है, अर्बन बॉडी से रिलेटेड है। 73वां जो है वो ग्राम पंचायतों से रिलेटेड है, ये बात ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका है 57 नंबर प्रश्न है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव संपन्न कराए जाते हैं, बताएं। तो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा ये पंचायती और नगरीय जो निकाय के चुनाव होते हैं, पंचायत और अर्बन बॉडी के चुनाव, ये संपन्न करवाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। जबकि जो भारतीय निर्वाचन आयोग होता है उसके द्वारा लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति इन सभी के चुनाव आयोजित किए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, प्रश्न बड़ा ही अच्छा है भाई, देखने का प्रयास करेंगे सभी लोग। प्रश्न आपका आ चुका है, प्रश्न है, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? फटाफट से बताने का प्रयास करें, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा भाई? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, 91वां या फिर 100वां संविधान संशोधन। तो 12वीं अनुसूची को जो है जो शामिल किया गया था, ये शामिल किया गया था मेरे प्यारे दोस्तों, कब? वो शामिल किया गया था आपका 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। अच्छा, 74वां संविधान संशोधन आपका हुआ था 2000 किस में हुआ था, 1992 में, ठीक है।
1992 में हुआ था 74वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे। 59 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न देखेंगे सभी लोग। राज्य के विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए कौन आरक्षित करता है? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? राज्य के विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए कौन आरक्षित कर सकता है? तो राज्य के विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है राज्यपाल। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने ए लगाया होगा उनको नंबर मिलेगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था। अगला प्रश्न क्या आया था भाई? अगला प्रश्न आपका था कि निम्न में से किस देश की संघीय व्यवस्था में एकीकृत न्यायपालिका एवं एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है? फटाफट से बताने का प्रयास करें। करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, तो ये जो है एकीकृत न्यायपालिका और एकल नागरिकता जो है वो खास करके ऐसी संघीय व्यवस्था जो है अपने भारत की ही है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने डी लगाया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 60 नंबर का डी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न आ चुका है थोड़ी सी तबीयत डाउन है उसके लिए माफी चाहेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में नीति आयोग का गठन किया गया? बताएं। नरेंद्र मोदी के शासनकाल में ही, यानी 2014 से ही आप देखते हैं जो योजना आयोग था उसका नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका आ चुका है। 62 नंबर प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका 62 नंबर यानी 62 नंबर प्रश्न है कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट्स रूल इन इम्पोज्ड इन द स्टेट? बताएं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? बताएं। तो अनुच्छेद 356 या 352 या 360? देखें करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। अनुच्छेद जो पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति शासन जो लगाया था 356 के द्वारा, राष्ट्रपति शासन 356 के द्वारा, राष्ट्रीय आपातकाल 352 के द्वारा और वित्तीय आपातकाल 360 के द्वारा। ये बात तीनों ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या गया है? राष्ट्रपति शासन क्या लगाओगे? अनुच्छेद बी, यानी अनुच्छेद जो है 356 आर्टिकल 356। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने बी लगाया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देखेंगे। 63 नंबर प्रश्न है आपका कि भारत के किस प्रधानमंत्री के द्वारा मंडल कमीशन रिपोर्ट को लागू करने की घोषणा की गई? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विश्वनाथ प्रताप सिंह, राजीव गांधी, मोरारजी देसाई या फिर इंदिरा गांधी? करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत के किस प्रधानमंत्री ने या किस प्रधानमंत्री के द्वारा मंडल कमीशन का नाम सुनते ही आप बीपी सिंह को लगा सकते हो। विश्वनाथ प्रताप सिंह राइट आंसर, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मंडल कमीशन के अध्यक्ष भी थे। अगला प्रश्न आप देखेंगे क्या है? वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग की नियुक्ति जो करता है कौन करता है भाई? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। वित्त आयोग की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे। 65 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। देखिए प्रश्न पूछा गया था कि राज्य के संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है कौन? राज्यपाल। ये भी प्रश्न यहाँ पर बन सकता है। पूछा क्या गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है जो कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है? राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। अच्छा, आपसे पूछे कि राज्यपाल का शासन कितने सालों तक होता है? तो राज्यपाल का कोई एक प्रकार से कि जो एक पदच्युति का वो होता है प्रावधान नहीं है। राष्ट्रपति जब तक राष्ट्रपति का इच्छा हो तब तक रख सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी लगाएंगे। राष्ट्रपति जो होता है वो नियुक्ति करता है किसकी? राज्यपालों की। अगला प्रश्न आपका 66 नंबर प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि संघीय व्यवस्था में शक्ति विभाजित होती है। एक बार जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा भाई, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक करेंगे, सभी दोस्तों के पास अपने शेयर कर दीजिएगा। आपके घर में जितने फ़ोन है सभी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आपके लिए दिन रात मेहनत करने का प्रयास किया था। शुक्ला स्टडी पॉइंट हमेशा आपके जो है भले के लिए रहता है, आपके कमेंट्स को ध्यान रखता है, आपकी हर बात को मानने का प्रयास मैं करता हूँ। ये बात आप ध्यान रखेंगे। मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी लेकिन फिर भी मैं आपके लिए ये वीडियो लेने का प्रयास किया हूँ। ठीक है, गला मेरा एकदम से पूरा बैठा हुआ है और जब खाना वगैरह अंदर निकलने का प्रयास करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम होती, गले में थोड़ा सा होती नहीं खराश टाइप की, तो वो हो चुकी है। लेकिन फिर भी बोलने में प्रॉब्लम होती थोड़ी सी। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए आया हूँ। तो एक बार वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा।
प्रश्न आपका क्या है कि संघीय व्यवस्था में शक्ति विभाजित होती है। संघीय व्यवस्था में जो शक्ति विभाजित होती है केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में विभाजित होती है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप देखते हैं 67 नंबर प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो आपका था, ठीक है, यानी कि अंडर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 द बेसिस ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन वाज मेड। बताएं राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत राज्य पुनर्गठन का आधार क्या बनाया गया था। तो भाई यहाँ पर भाषा रखा गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है आपका, और भी आधार थे लेकिन भाषा भी उसमें मुख्य आधार था। अगला प्रश्न है सरकारिया आयोग संबंधित है। बताएं सरकारिया कमीशन इज रिलेटेड टू। तो सरकारिया आयोग जो संबंधित है आपका किससे रिलेटेड है भाई। सरकारिया आयोग जो है इसका गठन हुआ था 1983 में यानी 1983 ईस्वी में, और खास करके केंद्र राज्य से रिलेटेड है, यानी इस सेंटर और स्टेट से रिलेटेड है, यानी केंद्र और राज्य संबंध से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था और आपकी परीक्षा में पूछा भी गया था। प्रश्न क्या था भाई, प्रश्न आपसे पूछा गया था कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। बताएं द फाउंडर ऑफ भारतीय जनसंघ वाज। बताएं तो इसके संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या होगा, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे। भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे भाई श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 21 अक्टूबर 1951 ईस्वी को स्थापना हुई थी भारतीय जनसंघ की। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न 70 नंबर देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपसे पूछा गया था नेशनल इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड इन 1975। 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल को घोषित किया था। किसने घोषित किया था भाई। तो उस समय देखिए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा प्रधानमंत्री नहीं करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो उस समय राष्ट्रपति कौन था, पूछने का मतलब ये है। देखिए तो यहाँ पर भाई इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उस समय जब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। ठीक है, सॉरी राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ था। राष्ट्रीय आपातकाल मतलब कि 352 का प्रयोग। ठीक है, तो 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल जो घोषित किया गया था उस समय फखरुद्दीन अली अहमद जो थे ये राष्ट्रपति थे, फखरुद्दीन अली अहमद। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इंदिरा गांधी उस समय कौन थी, इंदिरा गांधी उस समय भाई जो है प्रधानमंत्री थी। ठीक है, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद जो थे एकदम से जो इंदिरा गांधी कहती थी वही करते थे। ठीक है, तो खास करके इंदिरा गांधी की बात की जाए तो ये जो इंदिरा गांधी थी इनके सलाह पर फखरुद्दीन अली अहमद ने 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करी थी। 25 जून 1975 को शुरू हो तो मतलब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है और 21 मार्च 1977 तक चलती है, लगभग 21 महीने चलती है लगभग। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 71 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। 71वां प्रश्न आपका आ चुका है कि निम्न में से किस दल की विचारधारा हिंदू राष्ट्रवाद है। भाई इनमें से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नहीं है, समाजवादी पार्टी की भी नहीं, बहुजन समाज पार्टी की भी नहीं, भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। भारतीय जनता पार्टी जो है ये हिंदू विचारधारा इसकी जो है प्रकार से विचारधारा रही है हिंदू राष्ट्रवाद। अगला प्रश्न आपका 72 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था। प्रश्न ये भी बड़ा अच्छा था। प्रश्न है कि राजनीतिक दलों की मान्यता प्रदान करता है। तो चुनाव आयोग करता है, इलेक्शन कमीशन करता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, यानी गिव्स जो है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो ऑप्शन नंबर ए इलेक्शन कमीशन। ओके, यानी राजनीतिक दलों की मान्यता जो देता है वो कौन देता है, चुनाव आयोग देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका आ चुका है। अगला प्रश्न आप देखेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इज। बताएं यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है, एक प्रेशर ग्रुप है या फिर एक पॉलिटिकल पार्टी है या फिर ये दोनों हो सकते हैं। भाई देखिए एक प्रकार से दोनों तो हो सकती हैं, क्योंकि भाजपा कहीं ना कहीं पे भाजपा में जितने भी लोग अधिकतर आते हैं वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से ही रिलेटेड होते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चुनाव नहीं लड़ता है। ये एक प्रकार से बस सरकार पर क्या करता है, दबाव बनाता है। तो एक प्रकार से इसका ए करेक्ट आंसर होगा। ये एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर आप ले सकते हो। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए यूनिवर्सिटी वाले क्या मानते हैं इसमें, वो दोनों को स्वीकार करेंगे, सी ऑप्शन को या फिर ए ऑप्शन को। वैसे उनको ए ही ऑप्शन लगभग आपका 90% में बोलूँगा, ये ऑप्शन नंबर ए ही एकदम से करेक्ट आंसर है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, 74 नंबर प्रश्न आपका है भारतीय संसद के द्वारा कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने की घोषणा किस अधिनियम के द्वारा की गई थी। तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में जो है हटा दिया गया था, 2019 वाला। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने सी लगाया 74 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और लास्ट प्रश्न इस पेपर का ये था कि भारत में प्रतिवर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में प्रतिवर्ष संविधान दिवस जो मनाया जाता है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका
बी करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने बी लगाया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। 26 नवंबर इज राइट आंसर। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। और बहुत ही तीव्र गति से हमने समझने का प्रयास किया, लगभग 75 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न इसको हल करवाया। शुक्ला स्टडी पॉइंट मात्र एक ऐसा चैनल है जो सर्वप्रथम इसको करवाने का प्रयास करता है। देखिए सबसे पहले मैं ही करवा रहा हूँ अपने चैनल पर, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये मत जो है एक प्रकार से बाद में मेरा वीडियो देख करके बहुत सारे लोग हो सकता है करवा दें, ठीक है, लेकिन सबसे पहले शुक्ला स्टडी पॉइंट के द्वारा ही किसी पेपर को सॉल्व करवाने का प्रयास किया जाता है। ये आप सभी लोग बिल्कुल विधिवत तरीके से जानते हैं, ठीक है, बिल्कुल। चले फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो बहुत मेहनत करनी पड़ती, तो इसलिए एक वीडियो मतलब इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों से वीडियो को लाइक करवाइए, सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि शुक्ला स्टडी पॉइंट आ चुका है आपके लिए हमेशा लगातार, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में हमने आपका साथ दिया, सेकंड में दिया, उसी प्रकार से थर्ड में दूंगा दे रहा हूँ। और इसी प्रकार से आपका फोर्थ में, फिफ्थ में, फिर सिक्स सेमेस्टर में, फिर आगे और भी जो आप पढ़ेंगे उन सभी में आपका साथ देने का प्रयास पूर्ण रूप से किया जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। गुड नाइट, आई लव यू सभी लोगों को, गुड नाइट, राम राम, ओके। चले तो ये सारे के सारे प्रश्न आपने लोगों ने देख लिया, सारे के सारे। इसका जो है एक प्रकार से इसी प्रकार से आपके जो भी सब्जेक्ट होंगे, जिसका भी पेपर होगा, एक बार जो भी पेपर आपका होगा, इससे पेपर जब भी होगा, जैसे हिंदी का मैंने सॉल्व करवा दिया है, पॉलिटिकल साइंस का सॉल्व करवा दिया है, और भी जो क्वेश्चन पेपर आपके होंगे ऑब्जेक्टिव के, उनको मेरे पास सेंड करिएगा। मेरा नंबर है 91, मतलब मेरा इस व्हाट्सअप नंबर पर सेंड करिए, 91 61 93 60 62, ये व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप पेपर को की पीडीएफ बना करके, जैसे इन जो छात्र ने भेजा है उसने पीडीएफ बना करके ही भेजा, तो आप ऐसा करेंगे इसी प्रकार से पीडीएफ बना करके भेज देंगे एकदम सीरियल से। देखें जैसे इन्होंने भेजा है हमारे पास, सीरियल से बना करके भेजा पीडीएफ, एकदम सीरियल से ये पीडीएफ इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से आप पीडीएफ बना करके हमारे पास सेंड कर सकते हो ऐसे पेपर, ठीक है, साफ साफ फोटो खींचेंगे और पीडीएफ बना करके हमारे नंबर पर सेंड कर देंगे, तो आपका पेपर जो है मैं सॉल्व करवाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। एक दो दिनों में आपका सॉल्व पेपर हो जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, आई लव यू सभी लोगों को, धन्यवाद।